नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज हम जानेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहाँ पर जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जितने भी आवश्यक तत्व जैसे कि भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को यह प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी हम पर्यावरण को परिभाषित करते हैं तो पर्यावरण की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से देते हैं कि पर्यावरण समस्त जीवधारियों एवं मानव समुदाय को चारों ओर से घेरे हुए वह आवरण या घेरा है जो न सिर्फ हमें प्रभावित करता है बल्कि हम सबकी गतिविधियों से स्वयं भी प्रभावित होता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम कहते हैं भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बारे में जानेंगे। अर्थात इस अध्याय में हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हम जो विस्तार से जिन विषयों को पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे भूमंडल के विषय में कि भूमंडल क्या होता है। ठीक है। इसके बाद में भूमंडल के बाद हम जानेंगे दोस्तों महाद्वीप के बारे में कि महाद्वीप क्या होते हैं। इसके बाद में हम जानेंगे जलमंडल के बारे में कि जलमंडल क्या होता है, क्यों है, किसे कहा जाता है। इसके साथ ही हम यहाँ पर जानेंगे सागर के बारे में, अलग अलग प्रकार के सागर, महासागरों के विषय में, और साथ ही अंत में हम जानेंगे वायुमंडल के विषय में कि यह क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब समझ में आया होगा। मैं इस अध्याय को आगे शुरू करने से पहले इसके ऊपर एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, पृथ्वी की जो सतह है उसको हमने 3 मुख्य भागों में बांट दिया है। वो 3 मुख्य सतह जो है कौन कौन सी है, उन 3 मुख्य सतह की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको पैराग्राफ में पढ़ के बताया। सबसे पहली जो सतह है वो है हमारा भूमंडल, है ना। इसके बाद जो दूसरी सतह है पृथ्वी की वह है कौन सी, वायुमंडल। और वायुमंडल के बाद जो तीसरी सतह है वह है जलमंडल। ये 3 पृथ्वी की मुख्य सतह है। इन्हीं को हमने विस्तृत रूप में इस अध्याय में पढ़ना है, जानना है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं भूमंडल की तो भूमंडल पृथ्वी की सतह के जो ठोस भाग हैं उसे कहा जाता है। यह जो है भूपर्पटी के शैलों से दोस्तों बना हुआ है ना। भूपर्पटी आप जानते हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसके ऊपर में मिट्टी की एक पतली परत होती है और मिट्टी में जितने भी जो खनिज पोषक होते हैं वो जो कि विभिन्न जीवों का पालन करते हैं, विभिन्न जीव जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, वह यहाँ पर पाए जाते हैं। यह तो बात हुई दोस्तों भूमंडल की। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ वायुमंडल की तो वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद जो हवा है उसकी मोटी परत को वायुमंडल कहते हैं। आप जानते हैं कि हवा गैसों का मिश्रण है। विभिन्न प्रकार की जो गैस है उससे मिलकर के हवा बनी हुई है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि आदि। वायुमंडल की अगर मैं आपको मोटाई की बात करूं, वायुमंडल की अगर मोटाई बताऊं तो इस अध्याय में आप जानेंगे कि वह लगभग 1600 किलोमीटर की है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों से बना हुआ है, आप जानते ही हैं। अगर मैं बात करूं फिर जलमंडल की कि जलमंडल क्या है, तो यह जल से बना हुआ है। पृथ्वी पर जल तीनों अवस्थाओं में दोस्तों पाया जाता है। यह आपको ठोस अवस्था में भी मिल जाएगा, बर्फ़ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ है वह जल का ठोस रूप है।
द्रव यानी कि जल स्वयं पानी, और गैस यानी कि जल वाष्प, है ना। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा दोस्तों जल से ढका हुआ है। इसके बाद में हम जब भूमंडल को जानेंगे तो हम इसमें चर्चा करेंगे महाद्वीपों की, है ना। महाद्वीपों की चर्चा करेंगे कि महाद्वीप क्या होते हैं, है ना। कितने महाद्वीप हैं, आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, है ना। और ये जो सातों के सातों महाद्वीप हैं यह जलाशयों के कारण एक दूसरे से अलग है, यानी जो जल है वह इनको एक दूसरे से अलग करता है। अगर मैं सातों महाद्वीपों के नाम की आपके सामने चर्चा करूं तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भूभाग का जो अधिकांश हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी उत्तरी गोलार्ध मतलब मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, यह मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है ना। अब इस पृथ्वी में आप देखिए कि जो भूमध्य रेखा है वह इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। तो यह जो ऊपर की ओर है यह उत्तर दिशा है और नीचे जो है दक्षिण दिशा है ना। नीचे जो दिशा है यह दक्षिण दिशा है। तो आधा गोला जिसे हम गोलार्ध कह रहे हैं जो उत्तर की तरफ है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी। तो जब भी मैं बात करूं उत्तरी गोलार्ध की तो आप समझ जाएंगे कि मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं और इसके विपरीत इस हिस्से की, है ना। तो मैं आपको यह बता रहा था दोस्तों कि जो भूभाग का अधिकांश हिस्सा है वह उत्तरी गोलार्ध में यानी कि इस वाले भाग में स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस अध्याय में आगे क्या कुछ खास है। तो जैसा कि भूमंडल, मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी के ठोस भाग को दोस्तों भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। इसमें कुछ चट्टानों का हिस्सा भी है और मिट्टी की पतली परत भी है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र में विश्व के मानचित्र को देखने के लिए कहा जा रहा है, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो यह तो दोस्तों चित्र देखकर ही पता चलेगा, और यह है वह चित्र। आप देखिए कि यह जो महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बीच में बांटने का काम जो है वह कर रहा है यह जलाशय। सभी महाद्वीपों को आपस में अगर कोई बांट रहा है, या आप इस तरह से कहिए कि जो जोड़ने का काम कर रहा है वह है कौन? जल, है ना, जलाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करना चाहूँगा, एक साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप मान लीजिए कि यह लगभग बहुत हद तक हमारी पृथ्वी की भांति ही दिखाई दे रहा है ना। चूँकि यह एक मानचित्र है, पिछले अध्याय में हम मानचित्र के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब हम मानचित्र देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा कठिनाई होती है गोले को दिखा पाने में, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत अच्छे से दिखाया गया है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है यहाँ पर भी, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं यह 7 आपको महाद्वीप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इन 7 महाद्वीपों की आपके सामने बात करूँ तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगा एशिया के बारे में, जिसमें हम रहते हैं। ये एशिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार, ये यूराल पर्वत, है ना, ये है पूरा हमारा एशिया। दोस्तों एशिया की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। जी हाँ, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा एशिया महाद्वीप में ही आता है। यह जो महाद्वीप है यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
एशिया से होकर कर्क रेखा दोस्तों जो है वह गुजरती है। आप देख रहे हैं यह जो रेखा जा रही है ना, यह कर्क रेखा है। ठीक, तो एशिया से होकर कर्क रेखा गुजरती है और पश्चिम में यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। यह जो यूराल पर्वत आप देख रहे हैं यह यूरोप को और एशिया को अलग कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके बताना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो हिस्सा है यूरोप और एशिया, इसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है यूरेशिया। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों मैं यह मानचित्र की सहायता से यहाँ पर आपको जो है इन महाद्वीपों के बारे में बता रहा हूँ, ताकि इनकी जो लोकेशन है, जो इनकी स्थिति है, उससे आप परिचित हो पाएँ, है ना। इसके बाद अध्याय में जो भी जानकारी है वह तो हम विस्तृत रूप से जानेंगे ही जानेंगे। इससे चैप्टर थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक हो जाता है ना। देखिए यह एशिया है, यहाँ पर यह यूरोप है, दोनों को मिला करके यूरेशिया कहा जाता है, आप समझ रहे होंगे। अगर हम दोस्तों अब बात करें यूरोप की, तो यूरोप की अगर हम बात करें तो एशिया की तुलना में आप देख रहे हैं कि यूरोप बहुत ही क्या है, छोटा है और एशिया के पश्चिम में स्थित है। यह जो एशिया है इसके यह पश्चिम में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि यह जो दिशा है ऊपर यह उत्तर कहलाती है, नीचे की जो है यह दक्षिण, और इस तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यह पूरब है यहाँ पे, और ये है पश्चिम। तो पश्चिम में जो है क्या स्थित है, यूरोप स्थित है ना। यह 3 तरफ से जलाशयों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ जहाँ से ये एशिया से जुड़ता है यहाँ पर आप काफ़ी दूर दूर तक जलाशय नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि इधर आप देखेंगे हालांकि तो आर्कटिक महासागर है ना। यहाँ पे जो है यह भूमध्य सागर है। तो यह इस तरह से जो है पूरी तरह से तीनों ओर से जलाशयों से घिरा हुआ है, और यूरोप से होकर आर्कटिक वृत्त जो है वह गुजरता है। आर्कटिक वृत्त क्या है, अंटार्कटिक वृत्त क्या है, यह हम विस्तार से पिछले अध्याय में जान चुके हैं। इसके बाद अब हम अगर बात करें दोस्तों अफ्रीका की, आप देख सकते हैं ये एशिया है, यह यूरोप है, और यहाँ पर है यह अफ्रीका। एक मिनट, यहाँ पर जो मैंने समझाने के लिए लाइनें खींची थी उसको हम थोड़ा सा पहले साफ़ कर देते हैं ताकि यह आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब जो है आप यहाँ पर अफ्रीका को देख पा रहे हैं, है ना। ये है अफ्रीका। यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों 7 महाद्वीप में। अफ्रीका का जो अधिकांश हिस्सा है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था कि गोलार्ध क्या होते हैं, उत्तरी कौन सा और दक्षिणी कौन सा। तो अफ्रीका का जो अधिकांश हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और ये अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ तो ये अकेला इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के 3 मुख्य समांतर रेखाएं गुजरती है। यह आपको ध्यान रखने की बात है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर से मकर रेखा जा रही है, ये विषुवत वृत्त है, और ये है कर्क रेखा। तीनों की तीनों जो मुख्य समांतर रेखाएं हैं यह अफ्रीका से होकर के गुजरती है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अफ्रीका से होकर के विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा हैं गुजर रही हैं। विषुवत रेखा अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से गुजर रही है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो विषुवत वृत्त है, ये विषुवत रेखा भी आप इसे कह सकते हैं, अफ्रीका के लगभग मध्य से होकर के गुजर रही है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में ही आता है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल आता है। इस गर्म मरुस्थल का जो नाम है वो आपने ज़रूर सुना होगा, इसका नाम है सहारा मरुस्थल, है ना, सुना होगा आपने। तो यह अफ्रीका में ही है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसकी अगर मैं बात करूं नील, तो वह भी अफ्रीका में ही है। सबसे लंबी नदी नील नदी, वह भी अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों ओर से जो है जल से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो है यह जल से घिरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों जब हमने बात कर ली है अफ्रीका की, तो आइए जान लेते हैं एक बार और इस नक्शे के माध्यम से दक्षिणी अमेरिका को। ये यहाँ पर आप इसे देख पा रहे हैं, यह है दक्षिणी अमेरिका, है ना। दक्षिणी अमेरिका की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका जो अधिकांश हिस्सा है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, नीचे की तरफ, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 2 महासागरों से घिरा है।
वो 2 महासागर आप देख पा रहे होंगे, कौन कौन से हैं, क्या आप बता सकते हैं? वह 2 महासागर हैं अटलांटिक और प्रशांत महासागर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एंडीज़ जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है दोस्तों, है ना। यह दक्षिण अमेरिका में है। और दुनिया की सबसे विशाल नदी की अगर मैं बात करूं अमेज़न, तो अमेज़न नदी भी जो है वो यहीं दक्षिण अमेरिका में है। जब हमने दक्षिण अमेरिका देख लिया है तो अब हम जानते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो यह सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके बाद में हमने जिसकी बात नहीं की है वो है मेरे ख्याल से अंटार्कटिका, है ना। अंटार्कटिका और उत्तर अमेरिका की अभी हमने बात नहीं की है, तो मैं अब जो है आपके सामने बात करने वाला हूँ उत्तर अमेरिका की। तो चलिए उत्तर अमेरिका की बात करते हैं। ये है उत्तर अमेरिका, है ना। उत्तर अमेरिका की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है यह उत्तर अमेरिका, है ना। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में पनामा जल संधि से जुड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे जो जल संधि है जो इनको जोड़ रही है उत्तर और दक्षिण अमेरिका को, इसका नाम है पनामा जल संधि। स्थल संधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने आपसे कहा कि ये पनामा जल संधि है, यह पनामा स्थल संधि है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ज़मीन के द्वारा जुड़े हुए हैं, है ना। तो यह पनामा स्थल संधि द्वारा जुड़े गए हैं। स्थल संधि का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो उत्तरी अमेरिका जो है वह उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। 3 महासागर कौन कौन से हैं? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। ये तो दोस्तों चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से इन 7 महाद्वीपों का एक अध्ययन मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी बताई है। आइए अब हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा विस्तार से जानते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। दोस्तों जब भी हम भूगोल पढ़ते हैं तो मानचित्रों की सहायता से जो हम अध्ययन करते हैं या एटलस के माध्यम से, वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि भूगोल से तात्पर्य एक प्रश्न से है, एक शब्दीय प्रश्न से है जो है कहाँ। जब भी हम भूगोल की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कहाँ। इसके विपरीत अगर हम इतिहास की बात करें तो हमारे मन में जो प्रश्न आता है वह है क्या, है ना। कब, क्या से भी ज़्यादा जो है वह है कब। इतिहास का मतलब होता है हम कब की बात कर रहे हैं कि यह कब हुआ था, लेकिन अगर हम भूगोल की बात कर रहे हैं तो जनरली कहाँ की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है? जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या आप जानते हैं यह ब्लू बॉक्स क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई को 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन कौन? यह नाम आप याद रखिएगा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बेचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। दोस्तों यह जानकारियाँ हमारे बहुत काम की हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें नोट भी कर रहे होंगे और इन्हें याद भी रखेंगे। इसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण शीर्षक है वह है महाद्वीप। आइए थोड़ा सा विस्तार से एक बार
इसका अध्ययन करते हैं और जानते हैं इसके विषय में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। दोस्तों, चित्र 5.1 में विश्व के इस बड़े मानचित्र में हमने बड़े विस्तार से इन 7 महाद्वीपों को देखा था, है ना। एशिया की अगर बात करें तो यह वही बता रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है जिसमें यह फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यह हमने चित्र में देखा था दोस्तों। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, इसे भी हमने देखा था, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यह भी मैंने आपको विस्तार से बताया था। इसके बाद अगर यूरोप की बात करें तो यह एशिया से बहुत ही छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के जो है गुजरता है और यह तीनों तरफ से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखने के लिए कहा जा रहा है और इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। मैंने आपको बताया था यूरोप के विषय में, है ना, आपको याद होगा। इसके बाद में अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश जो है इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है, हमने देखा था। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र में देखने पर हमें पता चला कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों मुख्य रेखाएं समांतर जो है वह गुजरती हैं। इसके अलावा सहारा का रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। इसके अलावा चित्र में विश्व के मानचित्र को देखने के लिए कहा जा रहा है, हम देख चुके हैं। इसमें हमने देखा कि विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि जो नील नदी है अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखकर हमें पता चला कि जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त है ना, वह तीनों समांतर मुख्य रेखाएं हैं जो इससे होकर के गुजरती है। अभी किन किन भागों से होकर के गुजरती है या देखने के लिए, मानचित्र देखने के लिए कहा जा रहा है, वह हम देख चुके हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों उत्तर अमेरिका की। तो मैंने आपको बताया था कि यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्थल संधि का अर्थ क्या होता है ना। यहाँ पर इस बॉक्स को हम ध्यान से देखेंगे। बॉक्स में सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे दाईं ओर दिया हुआ है स्थल संधि। स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे कि यह उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जल संधि की अगर मैं बात करूं तो यह पानी का एक भाग, सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये एक जल संधि आप देख पा रहे हैं, भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित जल संधि है, ठीक है ना। और इसका नाम बताने के लिए कहा जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका नाम आपको ज़रूर पता होगा और अगर नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका नाम ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर है यह पूछा जा रहा है ना। तो मैंने आपको बताया था दक्षिण अमेरिका के बारे में, है ना, कौन कौन से महासागरों के बारे में मैंने बताया था। एक था अटलांटिक और एक था प्रशांत महासागर, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। इसके बाद में लिखा हुआ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। यह भी हमने देखा था। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन यहीं पे बहती है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा सा महाद्वीप है ना। यह हमने चित्र में देखा था, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है और इसी वजह से हम इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं या इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है।
यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर है। इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। मुझे उम्मीद है आपको यह दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जलमंडल की। जलमंडल क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है ना। यह आपने सुना होगा, जानते हैं आप। जब आप ग्लोब देखते हैं तो सबसे अधिक रंग आपको कौन सा दिखाई देता है? आपने देखा होगा, वह रंग है नीला। पृथ्वी का 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है तथा 29% भाग जो है वह है स्थल। जलमंडल में जल के सभी रूप यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी रूपों से तात्पर्य है जलमंडल के द्रव रूप से, ठोस रूप से और गैसीय रूप से। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी आती हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग जो है वह महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूपों में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग दोस्तों अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो हमारे यानी कि मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार बताए गए हैं, है ना। यहाँ छोटे छोटे बॉक्सों के माध्यम से बताया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया यानी कि ये यूरोप यानी कि इससे छोटा है ना। इसीलिए कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वह सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो आपको दिखाई दे रहा है वह कौन सा है? बिल्कुल सही, वह है एशिया। आगे बढ़ते हैं। महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। यह 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। यह हमने चित्र में देखे थे। दोस्तों प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र में हमने देखा था कि प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की कैसी स्थिति है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत के बाद। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है दोस्तों जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है ना। आश्चर्य की बात। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसके बाद आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। इसके बाद बारी आती है वायुमंडल की, है ना। एक चित्र को आप यहाँ पे देखिए। यह है बहिर्मंडल, यह है आयन मंडल, यह है मध्य मंडल, यह है समताप मंडल और यह है क्षोभ
वायुमंडल। वायुमंडल की अगर मैं बात करूं तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल से कहा जाता है। और वायु की यह जो पतली परत है इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन 5 परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल यानी कि ये, समताप मंडल यानी कि ये आप देख सकते हैं, मध्य मंडल, इसके पश्चात आयन मंडल और आखिर में बहिर्मंडल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्य रूप से ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का दोस्तों बना हुआ है। साफ तथा शुष्क हवा का 99% यह भाग है। आयतन के अनुसार अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन वगैरह यह 1% है। ऑर्गन गैस जो है ट्यूबलाइट में भरी हुई गैस है, इसे ऑर्गन कहा जाता है ना। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक गैस है, जबकि अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। दोस्तों आप जानते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता पौधों और वृक्षों को कहा जाता है, जिन्हें जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की महती आवश्यकता पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से भिन्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं हवा की तो यह गैसों का मिक्सचर है, और अगर मैं बात करूं पवन की तो पवन जो है वह बहती हुई हवा को कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में विंड कहा जाता है, और हवा को एयर। बात करते हैं दोस्तों जीवमंडल की। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकारों में पाई जाती है। दोस्तों इसके पहले जब हमने अभी वायुमंडल को देखा था तो उसमें हमने जाना था कि सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी वायु की कुछ परत है जो हमारी रक्षा करती है। उसमें एक नाम था जैसे कि ओजोन परत। ओजोन परत जो है दोस्तों यह ओजोन से मिलकर के बनती है, जिसे O3 से दर्शाते हैं। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को जो है O2 से दर्शाया जाता है, लेकिन ओजोन को अगर दर्शाना है तो O3 से जो है इसे दर्शाया जाता है। इससे मिलकर के यह परत बनती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ना। और इसे नुकसान पहुंचाती है हमारे पृथ्वी द्वारा, हम लोगों के द्वारा छोड़ी गई क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। अब इसे हम तो नहीं छोड़ते, तो अगर मैं बात करूं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की, तो दोस्तों यह जो CFC है यह हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले AC और फ्रिज से निकलती है ना। इसलिए कहा जाता है कि इनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। चलिए फिलहाल हम जीवमंडल की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़े हुए दोस्तों? आप जानते हैं कि हम लोग जो हैं अलग अलग प्रकार से अपना भोजन, अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर मैं बात करूं पौधे और पेड़ों की, तो वह अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, है ना। इसलिए तो हम उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और वह प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। पूरा का पूरा जीवमंडल उन पर आश्रित है, उन पर निर्भर है, उनसे जुड़ा हुआ है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन से हैं 2 भाग? जंतु जगत एवं पादप जगत।
पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक एक दूसरे से क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को दोस्तों प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भूमंडलीय तापन के लिए जो गैस जिम्मेदार है तो वह कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 से दोस्तों प्रदर्शित करते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग से तात्पर्य है कि हमारी पृथ्वी में जितने भी संसाधन दोस्तों उपलब्ध हैं प्राकृतिक संसाधन के रूप में, मुख्य रूप से, विशेष रूप से, तो वह जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हमें सीमित उपयोग करना चाहिए और इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि वह हमारे उपयोग के पश्चात भी बचे रहे, ताकि हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाले जो लोग हैं, वह भी उसका उपयोग कर पाएँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम मुख्य रूप से जब भी किसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं तो हमारी यह कोशिश, यह प्रयास रहता है कि हम उसका उपयोग बिल्कुल सीमित करें। उदाहरण के लिए जैसे कि पेट्रोल को अक्सर कहा जाता है पेट्रोल के लिए कि हमें पेट्रोल को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना कम उसे खर्च करना चाहिए। ऐसा ही विद्युत के लिए भी कहा जाता है। बिजली भी दोस्तों जो है कोयले आदि के उपयोग से बनती है ना, और आप जानते हैं कि इसकी मात्रा हमारी पृथ्वी पर सीमित है ना। अधिक से अधिक उपयोग अगर हम इन सब का करेंगे तो यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, या ये मैं यूँ कहूँ कि हमारे ही आने वाले समय के लिए नहीं रहेगी। तब फिर हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे। इसलिए, और सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का ही नहीं बल्कि किसी भी वस्तु का हम उपयोग करते हैं तो वह सीमित होना चाहिए। जितनी हमें आवश्यकता है हम उसका उतना ही उपयोग करें। यह हमारे लिए और सबके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में, जिसका शीर्षक पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल था, हमने भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल को विस्तार से जाना। मानचित्रों की सहायता से भी सभी महाद्वीपों का अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, यह पाठ आपको समझ में आया होगा। और अगर यह पाठ आपको समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर इस वीडियो की लिंक को दोस्तों आप साझा करें अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ, परिजनों के साथ, सहपाठियों के साथ, ताकि वह लोग भी इस वीडियो को देखें, इस पाठ को समझ पाएँ। और जल्द ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।